हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और करते हैं इस सीरीज का इस वीडियो में सेट नंबर 12। हम लोगों ने अब तक 11 सेट्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तो प्रीवियस सेट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। और इस सीरीज के अंदर जो भी वीडियोज आएंगे उसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल का ID है। आप इस ID के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर QR कोड को यहाँ पर स्कैन करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका यूज नहीं है। यहाँ पर क्या है कि लॉजिक लगाना है। ये उत्तल लेंस है, इस पर कहा गया है कि काले रंग की बहुत सारी पट्टियां बनाई गई है, पतली पतली पट्टियां बनाई गई है और इस कॉन्वेक्स लेंस के सहारे सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा? अब घोड़े का प्रतिबिंब तो घोड़ा ही मिलेगा, जबड़ा तो मिलेगा नहीं। तो ये तो आंसर होगा नहीं। आंसर हमारा कम चमक वाला एक घोड़ा हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपके आंखों में ज़्यादा रोशनी पहुंचती है तो आपके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो ब्राइट बनेगा। मतलब जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो आपको एकदम ब्राइट दिखेगा। लेकिन अगर आपके आंखों में कम रोशनी पहुंचती है तो आपके रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा। जैसे आप किसी कमरे में जाते हो, वहाँ पर रोशनी कम है तो चीज़ें आपको ब्राइट नहीं दिखती है, डिम दिखती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि रोशनी हमारे आंखों में जो है उस समय कम जाती है, उस रोशनी की जो मात्रा है वो कम पहुँचती है। तो अगर हमने काले रंग की बहुत सारी पट्टियाँ बना दी है तो यहाँ भी क्या होगा कि लेंस से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी चमक भी कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह होता है, मस्तिष्क हमारा विचार करता है और उसके बाद क्या है कि हम एक्शन लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो यह है अग्र मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा भाग होता है और अग्र मस्तिष्क में भी जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है हमारा प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क के बारे में ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, ये पूरा अग्र मस्तिष्क है, ये पूरा अग्र मस्तिष्क है, ये पूरा अग्र मस्तिष्क है। ये हमारा पश्च मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क छोटा सा होता है। इसका सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है जिसे हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम, इंग्लिश में सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। सेरिबेलम यहाँ है, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है, लेकिन यह प्रमस्तिष्क, यह है अनुमस्तिष्क, यह है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। या तो अग्र मस्तिष्क होगा विकल्प में या फिर आपको मिलेगा प्रमस्तिष्क। जो दिख जाए वही आपको टिक मारना है। अधिकांश ऐच्छिक क्रियाएं यही नियंत्रित करता है। जो भी क्रियाएं हम लोग सोच समझ कर करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, उसको नियंत्रित कौन करता है? यही अग्र मस्तिष्क। ज़्यादातर जो क्रियाएं हैं वो यही नियंत्रित करता है, अग्र मस्तिष्क। इसमें सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। इसमें भूख, प्यास, नींद, पसीने, क्रोध, डर इत्यादि से संबंधित केंद्र होते हैं। इन सब का केंद्र जो है हाइपोथैलेमस में होता है। ये आप याद रख सकते हो, हाइपोथैलेमस जो है ये अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क में ही होता है। तो ये सारे जो केंद्र जो हम बोलते हैं कि अग्र मस्तिष्क में है, एक्चुअल में ये हाइपोथैलेमस में है। सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है? सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट या फिर बोल दो साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं अपने घरों में। किससे बनता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है और बनता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये हमारा मजबूत अम्ल है, ये हमारा मजबूत क्षार है। मजबूत अम्ल प्लस मजबूत क्षार, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक में कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम है वो कोशिका होती है विभज्य उत्तक की कोशिका। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो उत्तक है ना, इनकी कोशिका विभाजित नहीं होती है। विभज्य उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होती है। जब विभज्य उत्तक की कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती है, उनका कार्य जो है निश्चित हो जाता है, उनका आकार निश्चित हो जाता है, तब जाकर के वो अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं बन जाती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विभज्य उत्तक। विभज्य उत्तक के बारे में ये सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल जो है विभज्य उत्तक के बारे में यहीं से आते हैं। कोशिकाओं के पास विभाजन की क्षमता होती है।
कोशिका भित्ति इनकी पतली होती है, क्योंकि इनको विभाजित होना है ना, तो कोशिका भित्ति जो है पतली होती है। अगर मोटी हो जाएगी तो फिर विभाजन में प्रॉब्लम होगा, इसलिए पतली होती है। कोशिका द्रव्य जो है सघन होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। वैक्यूल यानी कि राजधानी छोटी होती है या फिर नहीं होती है। केंद्रक बड़ा होता है। अंतःकोश के स्थान नहीं होता है, कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, स्थान होता है, वो नहीं होता है, यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं इनकी कोशिकाएं। 3 प्रकार के होते हैं ये, एपिकल मेरिस्टम यानी कि शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम, और इसके बाद है लैटरल मेरिस्टम यानी कि पार्श्व विभज्य उत्तक, इसे हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। ये जो मेरिस्टम है ना, ये आपको केवल और केवल मिलेगा ये डाइकॉट में, केवल और केवल आपको डाइकॉट में मिलेगा, मोनोकॉट में नहीं मिलेगा। जो ये लैटरल मेरिस्टम है या फिर जिसे कैम्बियम बोलते हैं, वो आपके मोनोकॉट प्लांट के अंदर नहीं होते हैं, केवल डाइकॉट प्लांट के अंदर होते हैं। जो तने की जो मोटाई है ये बढ़ाने का काम जो है ये लैटरल मेरिस्टम यानी कि पार्श्व विभज्य उत्तक या फिर बोल दो कैम्बियम, इसी को कैम्बियम ही बोलते हैं। जो तने की जो मोटाई है जो आप देखते हो, ये इसी के कारण होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तीक्ष्णता कहने का मतलब आवाज़ जो है कितनी पतली है या मोटी है, ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो पिच होता है साउंड का, इससे डिसाइड होता है कि आवाज़ कितनी पतली है या मोटी है। और पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि आवृत्ति पे। अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, यानी कि आवाज़ पतली है। अगर आवृत्ति कम है तो पिच कम है, यानी कि आवाज़ मोटी है। तो यहाँ पर देखो, ध्वनि का आयाम है, तरंगदैर्ध्य है, ध्वनि का वेग है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आवृत्ति अगर होता एक विकल्प तो वो हमारा आंसर हो जाता, आवृत्ति नहीं है तो हमारा आंसर नहीं होगा। और ये जो ध्वनि का आयाम है, इस पर डिपेंड करता है लाउडनेस, लाउडनेस जिसे हम लोग बोलते हैं प्रबलता। प्रबलता, आयाम ज़्यादा तो प्रबलता ज़्यादा, आयाम कम तो प्रबलता कम। निम्न में कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व हम लोग बोलते हैं उपधातु को। आवर्त सारणी में जो बॉर्डर लाइन तत्व है वहाँ पर है उपधातु। यहाँ देख लो आप, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके इधर आप आ जाओ तो आपको मिलेंगे धातुएं, मेटल्स, और इधर आपको मिलेंगे ज़्यादातर नॉन मेटल्स। तो ये जो बॉर्डर लाइन तत्व है यानी ये जो उपधातु है, ये धातु और अधातु को अलग करते हैं। तो यहाँ देखो, बोरोन जो है उपधातु है, पोलोनियम उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, आंसर हमारा बिस्मथ हो जाएगा। गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है, गतिशील जनन कोशिका यानी जनन कोशिका जो गतिशील है, मोटाइल है। जैसे यहाँ देखो, ये शुक्राणु है, स्पर्म है, ये मोटाइल है, और ये एग है, फीमेल एग, एग यानी कि अंडाणु, या फिर इसी को हम लोग सिंपली डिम्ब बोल देते हैं। और ये है शुक्राणु। तो शुक्राणु क्या है कि मोटाइल होता है, ये नर युग्मक है, मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है। तो जनरली जो नर युग्मक होते हैं ना, जनरली जो नर युग्मक होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनके पास फ्लैजला होता है। ये देख रहे हो, हमारे बॉडी में एकमात्र कोशिका है जिनके पास फ्लैजला है, वो है शुक्राणु। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? आपने भी ये चीज़ किया होगा, अगर आप क्रिकेट आपने खेला होगा तो जब आप बॉल को कैच करते हो तो हाथ को थोड़ा सा पीछे करते हो, क्यों? ताकि आपको चोट ना लगे। ये बात तो आप जानते हो, चोट ना लगे। तो वहाँ पर हम लोग करते क्या है? देखिए, बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। अगर ये दर ज़्यादा होगा तो ये बल जो है ज़्यादा लगेगा, और बल ज़्यादा लगेगा तो आपको चोट जो है ज़्यादा लगेगी। तो हम क्या करते हैं कि इस दर को कम करते हैं, हम हाथ को पीछे करके इस संवेग में परिवर्तन के दर को हम लोग कम करते हैं ताकि हाथों पे चोट कम लगे। अब हम संवेग में परिवर्तन की जो दर है इसे हम कम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं कि टाइम बढ़ा देते हैं। जो हम हाथ पीछे खींचते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ाने से क्या होता है, अगर हम नीचे वाला वैल्यू जो बढ़ा दें तो ये टोटल वैल्यू जो है ये कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है ये कम हो गया, तो बल जो है कम हो जाएगा, तो चोट हमें कम लगती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाथ को पीछे खींचते हैं ताकि हमारे हाथों पर बल कम लगे, चोट कम लगे। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है?
अपच के इलाज के लिए एंटासिड का इस्तेमाल होता है। अपच के इलाज के लिए एंटासिड का इस्तेमाल होता है। एंटासिड का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है। एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यह है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब का इस्तेमाल एंटासिड के रूप में होता है। एंटीबायोटिक के बारे में आपको पता ही है, जीवाणु के विरुद्ध काम करता है। अब कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो जीवाणु को मार देते हैं, किल कर देते हैं, और कुछ होते हैं जो मारते नहीं हैं लेकिन हाँ उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ने नहीं देते हैं। जो सल्फा दवा है ये भी जीवाणुओं के विरुद्ध ही काम करता है, लेकिन ये जो सल्फा दवा है केवल जीवाणुओं के गुणन या फिर बोल दो वृद्धि को रोकती है, मारती नहीं है। सल्फा ड्रग जो है बैक्टीरिया को किल नहीं करते। एंटासिड जो है एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन है। ये जो एंटीहिस्टामिन है ना, इसी का एंटीहिस्टामिन जो है एंटी एलर्जिक हो सकता है, एंटासिड हो सकता है। तो जो एंटासिड है ये एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? आवेशित कण है, आंसर हमारा अल्फा किरण हो जाएगा। जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। बीटा किरण और कैथोड किरण ऋण आवेशित किरणें हैं। अल्फा किरण और एनोड या फिर कैनाल किरण धन आवेशित किरणें हैं। गामा किरण उदासीन होती है। जो गामा किरण होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया था। आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं मेंडलीव, और उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो आधारित था परमाणु द्रव्यमान पे। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। जो अंतिम तत्व है वो है ऑर्गेनेशन, एटॉमिक नंबर 118, और जो पहला तत्व है वो है हाइड्रोजन। पहला धातु तत्व है लिथियम। केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? आप किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर तभी लगा सकते हो जब आपके ऊपर उस वृत्त के केंद्र की तरफ एक बल लगेगा। उस बल को हम लोग बोलते हैं केंद्र अभिमुखी बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर चक्कर तभी लगा सकती है जब उस वस्तु पर केंद्र की तरफ एक बल लगे, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है न्यूक्लियस की तरफ, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, यानी कि विद्युत स्थैतिक बल के बराबर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा K/Q1 Q2 बाई R²। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यहाँ पर ये जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, यहाँ भी काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। जो सूर्य है उसके चारों तरफ ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ भी काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स सूर्य की तरफ, जो कि बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। तो कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे अगर घूम रहा है तो उसके ऊपर जो है एक बल लगता है सेंटर की तरफ। बल लगेगा तभी वो वृत्ताकार पथ पर घूम पाएगा, अदरवाइज नहीं घूम पाएगा। ये बल जरूरी है। जैसे ये बल खत्म होगा ना तो ये वृत्ताकार पथ खत्म हो जाएगा। तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है, ये एसिडिक होता है। ये एसिडिक होता है तो एक एसिड क्या करता है, एक एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ये नीला है, ये लाल हो जाएगा, तो नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है बस में बैठे यात्री। ये चीज़ आप भी फील करते हो, आपने किया भी होगा कि बस जो है सीधे चल रही थी, अचानक से वो दाईं ओर मुड़ती है। तो अचानक से अगर वो दाईं ओर मुड़ती है तो हम लोग बाईं ओर झटका खाते हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। जिधर बस मुड़ती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, झटका खाते हैं या झुक जाते हैं।
यहाँ पर देखो, ये इंसान जो है खड़ा है, अभी जो है बस चल रही है। अब बस जो है अचानक से रुकती है, अचानक से बस में ब्रेक लगता है और बस रुक जाती है। रुकने के बाद क्या होता है, ये जो आदमी है ये आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, इसका ये जो पूरा पैर है ये बस के सतह के कांटेक्ट में है, तो जैसे ही बस रुकती है वैसे ही इसका जो पाँव है ये रुक जाता है। लेकिन इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ये गति में ही रहता है, जड़त्व के कारण। ठीक है, किसके कारण, जड़त्व के कारण, क्योंकि जड़त्व जो है वो अवस्था में परिवर्तन जल्दी नहीं होने देता है। तो जड़त्व के कारण जो है इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये गति में ही रहता है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है इस बस के सतह से, तो ये रुक जाता है। और ऊपर वाला पार्ट जो है गति में रहता है, तो आगे की ओर थोड़ा सा उसको झटका लग जाता है, झुक जाता है। तो ये सब होता है न्यूटन के प्रथम नियम से। मीन्स यहाँ पर न्यूटन का पहला नियम काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग से नहीं है, रेप्टिलिया वर्ग से नहीं है। कछुआ जो है सरीसृप है, मगरमच्छ सरीसृप है, सांप सरीसृप है, मेढक उभयचर है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, 2। अगर हम उभयचर की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, इनके हृदय में 3 चैम्बर्स होते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, इनके हृदय में 3 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन मगरमच्छ अपवाद है, इनके हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स, पक्षी एंड और स्तनधारी, इनके हृदय में होते हैं 4 चैम्बर्स। ये सारे जो है ठंडे खून वाले होते हैं, ठंडे खून वाले जीव है, जंतु है, और ये गर्म खून वाले जंतु है। ये भी आप ध्यान में रखें। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो जो सितार वादक है वो अपने स्ट्रिंग को जो है टाइट करता है, उसको बांधता है, कुछ एडजस्टमेंट करता रहता है वो अपने स्ट्रिंग के साथ। वो करता ये है कि बाकी सारे जो ये होते हैं, बाकी सारे जो वाद्य यंत्र होते हैं, बाकी सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो आवृत्ति होती है, उनके साथ वो बैलेंस करते हैं इस स्ट्रिंग को बांध करके। ये जो सितार है, ये जो सितार का स्ट्रिंग है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और बाकी सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बैलेंस्ड हो जाए, यही वो करने की कोशिश करते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो जो अमरबेल पादप है यानी कि जो कस्क्यूटा प्लांट है, ये एक परजीवी प्लांट है। ये क्या है कि परजीवी प्लांट है, ये दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। मलेरिया का परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। जू हमारे बालों में जो होता है जू, ये है आपका एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट यानी हमारे ये बॉडी के भीतर नहीं होता है, बॉडी के सरफेस पे होता है। एक्टोपैरासाइट यानी कि बाह्य परजीवी। ब्रायोफाइलम प्लांट है। निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व प्लूटोनियम है, थोडियम है, यूरेनियम है, टाइटेनियम नहीं है। प्लूटोनियम का जो सिंबल है वो Pu होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 94 है, याद रखिएगा। थोडियम का सिंबल जो है Th है और थोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है। यूरेनियम का सिंबल U है और एटॉमिक नंबर 92 है। टाइटेनियम का सिंबल Ti है, एटॉमिक नंबर 22 है। ये सारे एटॉमिक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स शामिल होता है। तो यह है गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। यहाँ पर देख लो, ये एग्जाम्पल ले लो। आप अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ो। जब आप अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो आपके दोनों हथेली जो है, दोनों हाथ जो है वो गति में है, वो गति में है। दोनों हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में घर्षण बल काम कर रहा है और आपकी दोनों हथेलियां गर्म भी हो जाती है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है।
विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में जो है उत्तरदायी है, तो विटामिन के हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो खनिज के बारे में बोल दे तो कैल्शियम और प्लेटलेट्स तो है ही। तो ये तीनों ही रक्त के थक्का बनाने में ये सहायक है। जो आपके विटामिन सी और बी होते हैं ना, ये जल में घुलनशील होते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सारे जो होते हैं फैट सॉल्यूबल होते हैं। फैट सॉल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये है अंडाशय, इसी में एग का निर्माण होगा, अंडा का निर्माण होगा और फिर ये अंडा जो है निकल करके इसमें आएगा और फिर ये ऐसे ट्रेवल करता है। तो ये है डिंब वाहिनी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि निषेचन की जो प्रक्रिया है, अब ये तो आपको पता ही है कि जो निषेचन की प्रक्रिया है ये मादा के शरीर के अंदर होता है। निषेचन की प्रक्रिया यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होता है ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है। कहाँ पे होता है ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो ये डिंब वाहिनी नलिका में ही होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, इधर ही कहीं होता है। उस पर्टिकुलर स्थान का नाम है एम्प्यूला, लेकिन ये एम्प्यूला आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल आपको याद रखना है कि निषेचन जो है डिंब वाहिनी नलिका में होता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है हम इसलिए करते हैं ताकि स्थैतिक घर्षण जो है ये कन्वर्ट हो जाए रोलिंग घर्षण में, रोलिंग फ्रिक्शन में। किसी भी चीज़ को घसीटना जो है वो ज़्यादा कठिन होता है। अब ये एक चीज़ है, मान लो इसको घसीटना है बल लगा करके, और हम क्या करते हैं इसी में हम ये ऐसे 2 चक्का लगा देते हैं। अब बताओ कैसे खींचना आसान है? ये हमारे लिए क्या है कि ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पर चक्का लगा दिया ना, तो अब ये रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है यहाँ पे। पहले यहाँ पर ये था स्थैतिक घर्षण था, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा था। जब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है तो हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, जब रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है तो बल कम लगाना होता है, क्योंकि रोलिंग घर्षण का जो मान है वो हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा दिखता है? न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके जैसा दिखता है? न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। उस अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व जो है पहले के जैसा दिखता है। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो है पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। 9वें तत्व का दूसरे तत्व के समान होगा और 10वें तत्व का तीसरे तत्व के समान होगा गुणधर्म। जैसे यहाँ देखो, ये पहला तत्व, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां। तो 8वां तत्व पहले तत्व का गुणधर्म एक समान, 9वां तत्व का जो गुणधर्म होगा दूसरे तत्व के गुणधर्म के समान होगा। आप चाहो तो यहाँ से ऐसे काउंट कर सकते हो, इसको 1 मान लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 आ जाएगा। अगर हम इसको 1 मानेंगे तो ये 8 आ जाएगा, अगर हम इसको 1 मानेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, जो 8वें तत्व का गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, जो 9वें तत्व का गुणधर्म है वो दूसरे तत्व के गुणधर्म के समान है, और 10वें वाले का तीसरे तत्व के गुणधर्म के समान है। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, मानव शरीर का पीएच स्तर ये होता है। अम्लीय वर्षा जल का जो पीएच है ये 5.6 से कम होता है। हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। नींबू रस का पीएच लगभग 2.4 होता है। कभी 2.4 आता है विकल्प में, कभी 2.2 आता है। जो आए उसे टिक मारना है। और यहाँ पर हमारा सेट नंबर 12 समाप्त होता है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।